हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होते हैं? देखें, इट इज़ अ प्लॉट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN वर्सेस द मास नंबर A फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्ली। मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में खींचा गया जो प्लॉट है, जो कर्व है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं। ठीक है, जो आपको नीचे शो किया गया है। इसमें देखें, जो ये कर्व है ये किसके बीच में खींचा गया है? मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में खींचा गया है, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी किस में है? आपका MeV में है। ठीक है, तो इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइटर न्यूक्लियस हैं, जैसे 1H1 1H2 1H3, ठीक है, या हीलियम लिथियम, इस टाइप के जो लाइटर न्यूक्लियस हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो क्या है? बाकी सारे न्यूक्लियस से कम है। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है, अप्रॉक्सीमेटली आपका 120 तक जब ये इंक्रीज होता है, तो उसके साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे ही 120 के बाद एटॉमिक मास नंबर बढ़ना स्टार्ट होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है एवरेज, वो क्या होने लग जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, तो पेपर में जो है पूछा जाता है कि भाई किस प्रकार से बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो वेरिएट करती है आपका मास नंबर के साथ साथ, और इसके फीचर्स क्या हैं, तो ये पेपर में पूछा जाता है। तो देखें इसके फीचर्स क्या क्या हैं। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द प्लॉट। फर्स्ट फीचर है इसका, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर लाइटर फॉर लाइटर न्यूक्ली लाइक 1H1 1H2 1H3 इज स्मॉल। जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है लाइटर न्यूक्लियस की, वो क्या होती है? छोटी होती है। किस टाइप के न्यूक्लियस की? 1H1 1H2 1H3 सो ऑन, इस टाइप के। सेकंड देखें, फॉर मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20 देयर आर शार्पली डिफाइंड peaks corresponding to 2He4 6C12 8O16 etc. 2 से 20 रेंज में जितने जिन न्यूक्लियस के मास नंबर हैं, ठीक है ना, जिन एलिमेंट्स के मास नंबर हैं, उन पर हम देखते हैं कि हमें एक पीक देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिल रही है। जैसे 2He4 6C12 8O16 एक्सेट्रा, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जितने भी न्यूक्लियस होंगे, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसलिए हमें यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? कुछ पीक्स देखने को मिल रहे हैं कर्व में। इसके बाद देखें, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैज़ अ ब्रॉड मैक्सिमम पीक इन द रेंज ऑफ A = 30 to A = 120। बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हमें जो मैक्सिमम पीक देखने को मिल रहा है, उसमें जो मास नंबर की जो रेंज है वो A = 30 से A = 120 है। यानी कि A = 30 से A = 120 के बीच में हमें जो है मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिल रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। ठीक है, विच इज़ प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट करस्पॉन्डिंग टू एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.8 MeV पर न्यूक्लियन फॉर 26Fe56। ये क्या होती है? आपका प्रैक्टिकली कांस्टेंट होती है, A = 30 से A = 120 के बीच में। और जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो मिली है मैक्सिमम, ठीक है, वो कितनी है? वो हमें मिली है 8.8 MeV। ठीक है, और वो किसकी है? आपका 26Fe56 की है। इसके बाद देखें, एज द मास नंबर इंक्रीजेज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज ग्रेजुअली फॉलिंग टू अबाउट 7.6 MeV पर न्यूक्लियन फॉर 92U238। जब मास नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है, 120 के बाद की बात है ये, कि जब A = 120 के बाद जब मास नंबर इंक्रीज होता है, तो उस टाइम पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है डिक्रीज होती है ग्रेजुअली। यानी कि फिर उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये वैल्यू 92U238 में कहाँ पहुँच जाती है? 8.8 से 7.6 MeV पर पहुँच जाती है। ठीक है, द डिक्रीज में बी ड्यू टू कुलाम्स रिपल्सन बिटवीन द प्रोटॉन्स। ये जो आपका डिक्रीज हो रही है बाइंडिंग एनर्जी में, डिक्रीज हमें जो यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती जा रही है, उसके पीछे रीज़न है आपका कोलम्बिक रिपल्सन फोर्स का, जो किसके बीच में लग रहा है? आपका प्रोटॉन्स के बीच में लग रहा है। द हैवी न्यूक्ली देयरफॉर रिलेटिव लेस स्टेबल। जो न्यूक्लियस हैवी होते हैं, ठीक है ना, जैसे यूरेनियम है 238 या फिर 240 के आसपास, जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो क्या है? हैवी एटम्स हैं। तो उनमें कूलाम्ब रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा, इस वजह से वो लेस स्टेबल होंगे। ओके, अब इसके बाद इसके कंक्लूजन्स हैं।
तो फर्स्ट कंक्लूजन है, अ वेरी हैवी न्यूक्लियस ए इक्वल टू 240 हैज़ लोअर ईबीएन कंपेयर टू दैट ऑफ अ न्यूक्लियस विथ ए इक्वल टू 120। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें तो ए इक्वल टू 240 के लिए जो है ईबीएन की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी किसके कंपेयर में, ए इक्वल टू 120 के बीच के कंपेयर में। दस इफ अ न्यूक्लियस ए इक्वल टू 240 ब्रेक्स इनटू टू ए इक्वल टू 120 न्यूक्लियस गेट मोर टाइटली बाउंड। अगर ए इक्वल टू 240 वाला जो न्यूक्लियस है, अगर वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी ए इक्वल टू 120 में डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में या ब्रेक हो जाता है, तब ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा और जो इसके न्यूक्लियस होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे। ठीक है। एनर्जी वुड बी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका एनर्जी रिलीज होती है, आपका न्यूक्लियर फिशन जिसे कहते हैं हम, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, यानी जो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या किया जाता है, एक हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है दो या दो से अधिक पार्ट में, तो उस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। और हम जानते हैं न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद सेकंड कंक्लूजन देखें, व्हेन टू लाइट न्यूक्ली ए लेस इक्वल 10 join to form a heavier nucleus, EBN of fused heavier nuclei is more than EBN of lighter nuclei. Energy would be released in this process, nuclear fission। देखें, जब लाइटर न्यूक्लियस जिनका मास नंबर 10 से कम है, जब वो आपस में कंबाइंड होते हैं, आपस में जुड़ते हैं तो एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। और जब वो हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, आपका एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। तो देखें, न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं, अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स ऑफ न्यूक्ली इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। वो फोर्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में लगता है, ठीक है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, आपका न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होते हैं, ठीक है, बाकी जितने भी फोर्सेज हैं उनके कंपेयर में, क्योंकि इस फोर्स की वजह से ही जो एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है। अदरवाइज उनके बीच में कुलाम्बिक फोर्स भी होता है जो उनको एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है। तो देखें आगे, it is also called a force of attraction that holds the protons and neutrons in a nucleus together। ये वो फोर्स है, ये वो अट्रैक्शन फोर्स है जो क्या करता है, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, बांधे रखता है। द फोर्स मस्ट बी स्ट्रांग इनफ टू ओवरकम द रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड टू बाइंड बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनटू टिनी न्यूक्लियस वॉल्यूम। ये जो फोर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है ना। और ये ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ही जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक है। और एक न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम हम जानते हैं बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसके पीछे रीज़न ही यही है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और शॉर्ट रेंज होते हैं, जिस वजह से जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो कम होता है। ठीक है। और उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अंदर ही क्या रहते हैं, आपका एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। ठीक है। आगे देखें, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्ली विथ लेस टोटल बाइंडिंग एनर्जी इन न्यूक्ली विथ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, जब आपका एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी कैसे रिलीज होगी, जब लाइटर न्यूक्लियस जो होते हैं आपस में कंबाइंड होकर एक हैवी न्यूक्लियस को फॉर्म करेंगे, या फिर एक हैवी न्यूक्लियस क्या होगा, दो या दो से अधिक पार्ट में क्या होगा, टूट जाएगा। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आपका न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। टू डिस्टिंक्ट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस आर एस फॉलोज। तो वो जो दो तरीके हैं जिस तरीके से हम इस न्यूक्लियर एनर्जी को
ऑब्टेन कर सकते हैं वो कौन से, आपका न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में डिटेल में। ओके, सो थैंक यू सो मच।